हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका कंप्लीट फॉर्मेट हमने हमारी पिछली वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट रेडी किया था, हम उस फॉर्मेट के फॉर्मेट को यूज करके आज एक न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि हमने वो क्या फॉर्मेट तैयार किया था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद ही हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो चैप्टर हमने तैयार किया था फॉर्मेट बेस्ड, उसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पढ़ा था और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिए हुए सरप्लस में से क्लोजिंग में ओपनिंग को माइनस करना होता है और फिर 5 पॉइंट को ढूंढना होता है। उसमें पहला होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड जो कि हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। और अगर क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मतलब नेचुरल कैलेमिटी का लॉस हुआ है तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और लेस हम 2 आइटम को करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, और दूसरा लेस आइटम होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर जो हमें नुकसान हुआ था उसका हमें इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल गया है तो। इससे हमारा ए पॉइंट निकल आता है जिसको हमें बी पॉइंट मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड करना होता है। और वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारी डेप्रिसिएशन, दूसरी हमें लेनी होती है गुडविल अमोर्टाइज मतलब पिछले साल की गुडविल ज्यादा और इस साल की गुडविल कम हो, ऐसे पेटेड अमोर्टाइज भी लेते हैं यहाँ पर। और हमें ऐड करना होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। और हमें लेना होता है यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा में भी है जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि अगर प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारा लॉस होगा और हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। लेस करने पे अगर हम याद करें तो लेस में हमें 5 आइटम्स लेस करने होते हैं: रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और उसमें हम और ढूंढते हैं गेन ऑन सेल, और एक होता है हमारा एक और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिससे हमारा डी पॉइंट निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और हमें उसके बाद ई पॉइंट में ऐड करना होता है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, जिससे हमारा आंसर जो आता है उसमें हमें लेस करना होता है अगेन नॉन कैश आइटम मतलब इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। आंसर जो आएगा वो उसे कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद लेस कर देंगे टैक्स पेड। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर कहीं लिया था तो नीचे उल्टा कर देंगे उसका और आंसर निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आया है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग थी, इसमें जो भी एसेट्स है उसका हमें सेल ऐड करना है, परचेज माइनस कर देनी है, और रेंट इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड है कहीं तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा के सेल प्रॉफिट लॉस दिखा के उसको कवर करेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें शेयर का इशू मतलब शेयर के बढ़ जाना, डिबेंचर्स का बढ़ जाना लिखना होता है इशू के नाम पे। अगर बोनस शेयर है तो कभी भी नहीं लेंगे उसको, और अगर ये दोनों ही चीजें कम हो जाए तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या बैंक लोन, ये सब आएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है तो ऐड हो जाएगा इंक्रीज के नाम से, कम हो गया है तो डिक्रीज हो जाएगा, लेस कर देंगे डिक्रीज के नाम से। बाकी लास्ट में बस 2 चीजें देखनी है कि क्या ऊपर हमने ए पॉइंट में डिविडेंड लिया था, अगर डिविडेंड था इंटरिम, प्रपोज या फिर नॉर्मल डिविडेंड तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो बी पॉइंट में ऐड किया था उसको भी हम माइनस करेंगे तो हमारा तीनों एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आंसर है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उल्टा है तो कैश नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग और इक्वल टू हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। कभी कभी क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ करंट इन्वेस्टमेंट भी होगा
तो दोनों वैल्यूज को लेकर कि ओपनिंग वैल्यू में क्लोजिंग को माइनस करेंगे और हमारा लास्ट का आंसर जनरेट करेंगे। इसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये फॉर्मेट जो मैं अभी बता रही थी ना बच्चों, ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ही आपको बता दिया था। इसके अकाउंट भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमारी प्रीवियस वीडियो थी। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे प्रॉपर न्यूमेरिकल इसका कैसे अटेंड किया जाएगा। उसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें हमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, फिर हमें एसेट्स दिया रखा है। बेटा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हमें नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, रिजर्व, सरप्लस, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। और इधर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। हमने यहाँ पर दो कॉलम ले लिए। हमारा पहला कॉलम होगा डिटेल्स का और दूसरा होगा टोटल अमाउंट का। पहला होगा डिटेल्स का और दूसरा होगा हमारा टोटल अमाउंट का। और ऊपर लिखेंगे बच्चों पर्टिकुलर। ये हो गया बच्चों डिटेल्स, देन टोटल अमाउंट। ऊपर फॉर्मेट में आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 ऑफ मार्च। एक्टिविटीज 3 होती हैं, इसलिए मैंने पहली एक्टिविटी का नाम लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर दिया। और बस अब कोशिश की फटाफट से हमारे काम की चीजें हमें मिलती चली जाए। तो सबसे पहले ढूंढना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए हमने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन में ढूंढा क्या सरप्लस के क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस दिख रही है। तो हमने देखा सरप्लस के क्लोजिंग मतलब 23 है बच्चों, ये 22 है। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ। ये हमारा 2023 है और ये 2022 है। तो हमने क्या किया, इसकी क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस किया। जब आप इसकी क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो 1,40,000 हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 1,40,000। ये हमारा सरप्लस है बच्चों, जिसमें हमने उसके क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया। इसके बाद इसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, ढूंढते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमने फिर से क्वेश्चन देखा और ढूंढने लगे कहीं पर भी हमें कोई इंटरिम डिविडेंड दिख जाए। हमें कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिखा। फिर हमने ढूंढा कहीं प्रपोज डिविडेंड दिख जाए, वो भी नहीं मिला। जनरल रिजर्व ढूंढने लगे तो जनरल रिजर्व हमें मिल गया था बेटा, और वो था हमारा 3 लाख और 2,40,000। जनरल के क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस किया तो जनरल रिजर्व की वैल्यू आ गई हमारे पास 60,000। हमने यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा और 60,000 की वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद फिर से हम ढूंढते रहे कि कहीं हमें कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दिख जाए। तो हमें कहीं पर भी कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिखा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं मिला, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं था और इंटरिम डिविडेंड भी नहीं था। जनरल रिजर्व था तो लिख दिया। हमने सोचा कि चलो हमारे पहले पॉइंट का हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हमने फिर कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया। यहाँ पर हमने लिखा ऐड आइटम्स टू बी एडेड। और उसके लिए फिर से हमने देखा क्वेश्चन में कहीं डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन निकालने से पहले मैं कुछ अकाउंट बना के दिखा देती हूँ आपको, जो हमें पहले ही बना लेने चाहिए थे क्वेश्चन को आपको स्टार्ट कराने से पहले ही। मैं यहाँ बना देती हूँ वो अकाउंट, ताकि वर्किंग नोट आपकी यहीं कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बच्चों मशीन दिख रही है, तो यहाँ बनाएंगे हम मशीन अकाउंट। ये वर्किंग नोट्स होंगे बच्चों हमारे, और ये करना बहुत जरूरी होगा।
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड हुई है, तो एक और अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले मशीन अकाउंट देखिए आप लोग। मशीन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 14 लाख, इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें 21,40,000 और मशीन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है 1,40,000 की मशीन, जिस पर डेप्रिसिएशन लगा 1,10, तो 30,000 की चीज हो गई। 30 की चीज 20,000 की बेच दी, तो 10,000 का हमें लॉस हो गया और ये सेल हो गया बच्चों। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 1,10,000। सबको ऐड किया तो 21,40,000 प्लस 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, 1,40 ऐड किया तो हमारा वैल्यू आ गई 0, 0, ये आ गया 82, 22,80,000। इसमें से हमने 14 लाख को माइनस कर दिया बेटा, तो हमारी वैल्यू आ गई 8,80,000। दोनों साइड 22,80, 22,80 लिखकर यहाँ परचेज से हमने बैलेंस किया और ये परचेज और सोल्ड हमारा चला जाएगा इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक और अकाउंट है, वो है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की हमने ओपनिंग वैल्यू देखी, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की हमें ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी, यहाँ तो नहीं दे रखी है, यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 2 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है इसकी 270, 2 लाख और 270। यहाँ लिखा हमने 2 लाख और ये हो गया बच्चों क्लोजिंग में 270। ये हो गया हमारा बैलेंस बीडी, यहाँ हो गया बैलेंस सीडी। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। 80,000 की चीज 16,000 के प्रॉफिट में सोल्ड हुई, मतलब 96,000 में सेल हुआ और प्रॉफिट मतलब गेन दे रखा है हमें 16,000 का। हमने इसको ऐड किया और कुछ भी नहीं था, इधर की साइड ऐड किया, वैल्यू आई 0, 0, 0, 6 हो गया 16 का, 6 कैरी आई 1, 3, 66, 366 को हम यहाँ ले आए और 366,000 में से 2,16,000 को हमने माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1.5 लाख की, जो कि हम बैलेंस करेंगे परचेज से। परचेज से और सेल से बैलेंस करने के बाद हमने हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बना लिया और मशीन अकाउंट भी हमारा रेडी हो गया। अब हम एक अकाउंट और बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम बनाएंगे हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने 1,80 का इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और 2,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस। 1,10,000 की वो मशीन है जो हमारी सोल्ड हुई, जिस पर जो डेप्रिसिएशन लगा 3.5 35 लाख हम वन साइड लेकर आए, 3.5 अपोजिट साइड लाए और उसमें से हमने 1,90,000 को माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,60,000। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन हम आगे ले जाएंगे इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी बी पॉइंट। और ये जो हम लिख रहे हैं ये मशीन है, दैट मीन्स वो वैल्यू जो हमारी मशीन का सोल्ड हुई है उसका डेप्रिसिएशन। अब अकाउंट पे चलते हैं और हमने बी पॉइंट पर डेप्रिसिएशन को लिखना है। डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू हमने निकाली 1,60,000 उसको लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लॉस भी दे रखा है, तो हमने लॉस ऑन सेल लिखा 10,000। लॉस ऑन सेल के बाद हम ढूंढने लगे कहीं कोई गुडविल अमोर्टाइज तो नहीं, तो हम पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल अमोर्टाइज नहीं है। फिर हमने देखा कि कहीं हम पे कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग तो नहीं है, तो डिबेंचर पे हमें 10% इंटरेस्ट दे रखा है
और डिबेंचर जो नए इशू हुए हैं वो 31 मार्च 23 में हुए हैं, तो हम लोग ओपनिंग वाली वैल्यू पे ही 10% लगाएंगे। हमने ओपनिंग वैल्यू पे लगाया, जो कि हमारे पास वैल्यू 10% का रेट दे रखा है, और उस पर 20,000 का 10% निकाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने लिख लिया। इसके बाद बच्चों हमारा सी पॉइंट हमें लिखना है, जिसमें हम वो हमारे नॉन कैश इनकम्स लिखेंगे और लेस कर देंगे। इसके लिए अगर हम अकाउंट की तरफ देखें तो हमारे पास गेन है 16,000 का। हमने यहाँ पर लिखा गेन, और गेन के सामने हमने लिख दिया 16,000, और 16,000 की वैल्यू यहाँ माइनस हो जाएगी। हमने सारी वैल्यू को ऐड किया, 2,00,000, 160, 10, 20, ये आ गया हमारा 3,60,000, 370, 380, 390, और 390 में से हमने 16,000 को माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा 3,74,000, और 3,74,000 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और यहाँ पर हमारा सी पॉइंट कंप्लीट हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डी पॉइंट है ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो हमारा ए और बी माइनस सी करके निकलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ये देखा कि क्या हमारे पास कोई डिक्रीज इन करेंट एसेट्स या इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ है, तो ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी। उसके लिए दोबारा से हमने हमारा फॉर्मेट देखा, और फॉर्मेट में हमें करेंट एसेट्स ढूंढने लगे। तो पहले वाला करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, और हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, तो उसकी वैल्यू हमने देखी, वैल्यू को कंपेयर किया तो मालूम पड़ा कि ये वैल्यू तो हमारी डिफरेंस दिखा रही है, और ये डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो हमारी वैल्यू का डिक्रीज़ है। तो डिक्रीज़ वैल्यू को उठाया और हमने ऐड में लिख दिया। किस नाम से लिखा है इसको हमने, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। यहाँ पर हमने ट्रेड रिसीवेबल उठाया, और इसका जो डिफरेंस था 2,20,000 का, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद हम ढूंढने लगे कहीं कोई इंक्रीज ऑफ करेंट लायबिलिटीज़ तो नहीं है हम पे, तो इंक्रीज ऑफ करेंट लायबिलिटी ढूंढने लगे, क्योंकि बैंक लोन जो हमें दे रखा है वो तो आएगा नहीं, बैंक लोन फाइनेंशियल में जाएगा, तो हमें नहीं दिखा करेंट लायबिलिटी का कोई पॉइंट, तो हम एफ पॉइंट पर गए और यहाँ उल्टा कर देते हैं बेटा, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़। इसमें जो हमें ट्रेड पेएबल दे रखा है, हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस निकालने के बाद हमने देखा कि इनका जो भी डिफरेंस आएगा बच्चों, वो हमारी वैल्यू यहाँ माइनस हो जाएगी। तो ट्रेड पेएबल का जो हमारा डिफरेंस था ट्रेड पेएबल का, वो हमने लिख लिया 30,000, इसको हमने माइनस किया 374,000 और 2,20,000 को हमने ऐड किया, वैल्यू आ गई हमारी 4,789, और ये हो गया हमारा 5, और 30,000 हमने माइनस किया तो 5,64,000 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि बच्चों ये पॉइंट हमारा जो आया है, इसके बाद कोई टैक्स पेड करने का हमारे पास नहीं है, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो गया, जिसका वैल्यू हमने लिखी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव है। नेगेटिव होती तो हम लिख देते कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 564,000, और इस वैल्यू को उठाया और हमने इसको बाहर लिख दिया टोटल अमाउंट में। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब चलते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, जिसका आधा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अकाउंट बनाए थे जब हमने यहाँ पर सेकंड डालकर हेडिंग डाली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन किया, और अकाउंट में देखा कि हमने सेल और सेल कहाँ लिखा है, तो मशीन पे 20,000 की हमारी सेल है, हमने सेल लिख दिया मशीन पे 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद हम सेल को दोबारा से देखने लगे कि क्या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी कोई सेल है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में 96,000 का हमें सेल दिख रहा है, हमने उसको लिख दिया। अब परचेज को ढूंढने लगे बेटा,
तो परचेज के लिए कि भी हमने अकाउंट को दोबारा देखा तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारी है 8,80,000, हमने उसको माइनस में लिख दिया 8,80,000। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी हमने जब परचेज देखा तो हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है 1,50,000, हमने 1,50,000 को भी लिखा। दोनों माइनस की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 8 हमारा 13 का 3 कैरी 1 9 और 1 10, और 10 में हमने माइनस किया 1,16,000, और जब हमने वैल्यू माइनस की तो हमारा आंसर आ गया 19,14,000। और ये वैल्यू हमारी माइनस की आई है, तो माइनस की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा कैश यूज्ड इन, पहले तो 9,14,000 हमने माइनस का लिख दिया और फिर इस वैल्यू को हम बाहर ले गए, क्योंकि बच्चों ये हमारा माइनस का आंसर आया है ना, तो माइनस वाली वैल्यू को हम जो लिखते हैं हमारा तरीका होता है वो होता है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हम आगे बढ़े कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, इस पर अंडरलाइन किया। यूज्ड इन हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया था, यहाँ यूज्ड इन लिख देना। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमने देखा कि क्या हमारे शेयर बढ़े तो नहीं है, तो पिछली साल से इस साल के शेयर हमारे बढ़ गए हैं, इनका डिफरेंस हमने इशू ऑफ शेयर के नाम से लिखा। तो इशू ऑफ शेयर लिखकर हमने यहाँ पर मेंशन किया हमारा डिफरेंस, और हमारा डिफरेंस था दोनों का 4 लाख रुपए का। फिर हमने देखा कि क्या हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम इशू में ऐड करना भूल गए थे तो इसके जस्ट नीचे लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपीज़। और अब ढूंढा हमने हमारा डिबेंचर का डिफरेंस, तो जब हम डिबेंचर का डिफरेंस देखने लगे तो हमारे पास इन दोनों में भी डिफरेंस इशू का ही आ रहा था, तो हमने यहाँ पर लिखा इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इशू ऑफ डिबेंचर्स की हमारी वैल्यू 1,20,000 थी। अब देखा कहीं कोई बैंक लोन वगैरह तो नहीं है, तो बैंक लोन भी हमें दिख गया, लेकिन ये कम होता हुआ दिखा है बच्चों। जब वैल्यू कम होते हुए दिखे तो उसका मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमने लिखा, या फिर रिडेम्पशन ऑफ बैंक लोन लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक लोन मेंशन है ना, तो इनका डिफरेंस हमें दे रखा है और वो डिफरेंस हमने माइनस में लिख दिया 30,000। इतना काम करने के बाद बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और ऊपर देखना है ऑपरेटिंग में कहीं आपने कोई डिविडेंड तो नहीं लिखा था, क्योंकि हमें यहाँ कोई डिविडेंड नहीं दिखा। तो हमने बी पॉइंट में देखा कि हमें इंटरेस्ट दे रखा है, तो 20,000 का इंटरेस्ट हमने उठाया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस में लिख दिया सेम नाम के साथ, जो नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखने के बाद हमने इसको माइनस किया, वैल्यूज़ को ऐड किया, और ऐड करके जब हमने इसको माइनस किया तो हमारी वैल्यू आई 5,40,000 प्लस का, जिसमें हमने 50 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 4,90,000। हमने इसको लिखा 4,90,000, क्योंकि ये आंसर हमारा पॉजिटिव है ना बेटा, तो 4,90,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखेंगे। माइनस का होता तो यूज्ड इन लिख देते, और इसको कवर करेंगे क्योंकि अब हम अपने 4th पॉइंट को ले रहे हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को वाइंड अप कराएगा। हमने देखा हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमने उनको ऐड कर लिया, तो ऑपरेटिंग की 564 थी, फाइनेंसिंग की 490 थी, दोनों को ऐड किया 4, ये हो गया हमारा 15, 10,54,000, इसमें से 9,14,000 को हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1,40,000। क्योंकि ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आया है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमने 1 + 2 + 3 किया और हमारा 1,40,000 आंसर आ गया। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, और क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे कि क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हम पे एक ही पॉइंट है या क्वेश्चन में कहीं करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें करेंट इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसके साथ कैश एंड कैश के बिगनिंग दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और वैल्यूज़ चेक करेंगे तो हम पे वैल्यू दे रखी है दोनों की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू
और करेंट इन्वेस्टमेंट की दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास आ जाएगा 80,000 का करेंट इन्वेस्टमेंट, और इसको भी कैश को भी ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर होगा हमारा 3,20,000, जो कि हमारे लास्ट पॉइंट के बराबर हो जाएगा, जिसका नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। और इसमें भी हमारे दोनों आइटम दे रखे हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दोनों की वैल्यूज़ को लिखेंगे और उन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बेटा अगर ये वैल्यू हमारी ऊपर दी हुई दोनों वैल्यूज़ के बराबर हो जाएगी तो हम ये मान लेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमने दोनों का एडिशन किया, तो दोनों का एडिशन हमारा 460 आ रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एक बार देखा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू को एक बार देखा तो हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है 160 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की दे रखी है 3 लाख, जो कि 460 के बराबर हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट नहीं आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को देखकर ही हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। उसमें हमें करना क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग वाली वैल्यू को ऐड करके उन दोनों की क्लोजिंग वाली वैल्यू से उसे माइनस कर देना है। जो भी हमारा डिफरेंस होगा बच्चों वो हमारा तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर होगा। तो 460 में जब हम माइनस कर रहे हैं 3,20,000 दोनों का ओपनिंग बैलेंस, तो हमारा आंसर 140 आ रहा है। और यही आंसर बच्चों हमने तीनों एक्टिविटी का निकाला था। तो ये भी एक तरीका होता है जो हम क्वेश्चन पेपर में देखते ही पहचान जाते हैं कि हमारा कैश फ्लो का आंसर क्या आएगा। और इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आपको मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वीडियो को बहुत सारा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय।